नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है रीट का एग्जाम 27 फरवरी 2025 को होगा। उसके लिए एक ऐसी महामैराथन वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में संपूर्ण हिंदी के सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। वर्ष 2011 से 2022 में जितने भी रीट के एग्जाम हुए हैं अब तक सारे के सारे पीवाईक्यू मात्र एक वीडियो में आप सभी को कराऊंगा। इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। पहला क्वेश्चन, कौन वर्ड घोष नहीं है? छा वर्ड घोष नहीं है। ए वर्ड भी घोष है, आ भी घोष है, डा भी घोष है, परंतु छा घोष नहीं है। किस शब्द में ऋ स्वर नहीं है? ऋषि स्वर नहीं है। रिवाज में नहीं है। कृपा में भी ऋषि आता है, कृष्ण में भी री आता है, दृष्टि में भी री आता है, परंतु रिवाज में नहीं आता है। इसलिए राइट आंसर रिवाज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार के नाम से जाना जाता है। यहां पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की, किस शब्द में गुण संधि है? भारतेंदु में गुण संधि है। किसमें? भारतेंदु में गुण संधि है। भारतेंदु का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? भारत प्लस इंदु। भारत प्लस इंदु, जिसको मिलाकर के क्या बोलेंगे? भारतेंदु बोलेंगे। ठीक है ना? तो भारतेंदु में गुण संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35, वृक्षाया का संधि विच्छेद होगा। वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया का संधि विच्छेद हो जाएगा वृक्षाया। समुश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा मूछ। मूछ का क्या होता है? समुश्रु होता है। ठीक है ना? अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं विलोम शब्द। यानी कि जो उल्टे शब्द होते हैं, विपरीत होते हैं, उनको विलोम शब्द बोलते हैं। पर्यायवाची आपके समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। ठीक है ना? समानार्थक, जो समानार्थक शब्द होते हैं, एक से अधिक अर्थ वाले शब्द को एकार्थ बोला जाता है। जैसे कनक की अगर मैं बात करूं, कनक माने सोना भी होता है, कनक माने धतूरा भी होता है, तो वो आपका एकार्थ शब्द हो जाएगा। विलोम शब्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है वर्ड। वर्ड रंग भी होता है। वर्ड किसी जाति को भी संबोधित कर सकते हैं। अक्षर को भी वर्ड बोलते हैं, परंतु आकाश को वर्ड नहीं बोलते हैं। ये एक अलग यहां पर दिया गया है। अब बात यहां पर करूं मैं, कौन शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, अंबुज, पंकज, ये सभी कमल के पर्यायवाची होते हैं। मनसिज, मनसिज का मतलब होता है मनोज। अब मनोज की मैं बात करूं, रतिपति हो जाएगा। यानी कि कामदेव, जो कामदेव का पर्यायवाची है वो मनसिज होता है। ठीक है ना? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर मनसिज हो जाएगा, जो कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीनों आपके कमल के पर्यायवाची दिए गए हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 40, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द होगा। तो अन्य मनस्क उसके लिए होगा। अन्य मनस्क शब्द उसके लिए होगा जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो। क्वेश्चन नंबर 41, अविधा शब्द शक्ति में, अविधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? वाच्यार्थ प्रकट होता है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गुणदोष आते हैं। भाववाचक में क्या आते हैं? गुणदोष आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। तो काली विशेषण है। काला, गोरा, है ना? जो विशेषता बताए तो वो विशेषण होता है। जैसे पतलून की विशेषता क्या है कि पतलून काली रंग की है, तो काली क्या हो जाएगा? काली विशेषण हो जाएगा। मदन क्या है? मदन आप लोग देख सकते हो करता है यहां पर। ठीक है ना? अब बात यहां पर करूं क्वेश्चन नंबर 44 की, वहां मोहन के कोई नहीं था। वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त शब्द होगा अलावा। वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था। ठीक है ना? यही यहां पर प्रयुक्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, हमें सफलता मिलने का प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक है। तक है, कहां पर तक लिखा हुआ है? मिलने तक, यहां पर लिखा है मिलने तक। तो ये संबंध बोचक अव्यय है। क्या है? संबंध बोचक अव्यय है। को और के लिए कारक चिन्ह है। संप्रदान के लिए, ठीक है ना?
ये संप्रदान होता है। अपादान क्या होता है? किसी से अलग होने के लिए, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं, तो वो अपादान के लिए हो जाएगा, है ना। आपको मालूम होगा संबोधन हे, अरि, तो ऐसे शब्द को संबोधन में इसको किया जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका संप्रदान हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आइए बात कर लेते हैं 47 नंबर के क्वेश्चन की। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? तो वाक्य के अंग हैं। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है क्या है? तेंदुलकर उद्देश्य है। तेंदुलकर ने 5 छक्के लगाए। 5 छक्के किसने लगाए? ठीक है ना, तो तेंदुलकर ने लगाए। क्वेश्चन 49, विराम चिन्ह का नाम है अर्ध विराम। मतलब कि ये वाला चिन्ह यहाँ पर दिया गया, इस प्रकार का चिन्ह क्या होता है? इस प्रकार वाला, तो ये होता है अर्ध विराम। और पूर्ण विराम ऐसा होता है, ठीक है ना। अल्प विराम ऐसा होता है। आपको पता होने चाहिए कुछ चिन्हों को भी। क्वेश्चन यहाँ पर 50, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? कोष्टक का प्रयोग होता है ना। किसका? कोष्टक का प्रयोग होता है। अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त है। बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना ये अवसर का लाभ उठाना होता है। आकाश पाताल एक करना यानी कि मेहनत करना या किसी चीज में ऐसे लग जाना, है ना, तो उसको आकाश पाताल एक करना बोलते हैं। फूला ना समाना यानी कि बहुत प्रसन्न होना, खुशी होना। अंगारों पर पैर रखना, जोखिम पर खेलना, इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा है, बाधा डालना, तो रोड़ा अटकाना या रोड़ा पाना। पाला पड़ना ये होता है किसी से मुकाबला करना। बरस पड़ना या किसी से झगड़ा कर लेना। दांतों में जीव बनना यानी कि आप बच गए मुसीबत में, जैसे दांतों के बीच में जीभ फंसी रहती है ना, दांतों में जीव होना, मुसीबत से बचना एक तरीके से। तो बाधा डालना का मतलब हो जाएगा रोड़ा अटकाना। 53 नंबर का, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है? अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। अपना हाथ जगन्नाथ, है ना। 54 नंबर का क्वेश्चन, मैं तुम सबको खूब समझाता हूं कि तुम सब एक जैसे हो, इसके लिए उपयुक्त सब है। एक ही थैली के चट्टे वट्टे, एक ही थैली के चट्टे वट्टे हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? राजपत्र गजट में होता है। निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? इनमें से तीनों काम यानी कि सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी करवाना, निर्माण कार्य करवाना, ये निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 57, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या आदेश कहलाता है? तो परिपत्र कहलाता है। अब यहाँ पर इस गद्यांश को पढ़कर के आपको उत्तर देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सरल सा है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये एक मित्रता टॉपिक से लिया गया है, आपको बता दूं, ठीक है ना, मित्रता से लिया गया, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कुसंग का ज्वर कैसा होता है? भयानक होता है। अगर आप लोग बुरे व्यक्ति या बुरे मित्र की संगत करोगे तो उसका परिणाम आपको भयानक देखने को मिलेगा। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी नाश करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो कुसंग और अच्छे ढंग की यहाँ पर बात करी गई है। तो इस गद्यांश का शीर्षक होगा तो संगति कह सकते हो। कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति करना। इस गद्यांश में केंद्रीय भाव क्या है? संगति का महत्व यहाँ पर बताया गया है। आपको अच्छे व्यक्ति की संगति करनी है या बुरे व्यक्ति की संगति करनी है। तो ये रहा था आपके 2011 का पेपर, जिसको यहाँ पर मैंने सोल्व कराया। यहाँ पर अब बात करने वाले हैं हिंदी सेकेंड के पेपर की। आप लोगों ने अगर हिंदी पहली ली हो या दूसरी ली हो, हिंदी का सिलेबस वही रहेगा, वहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपका यहाँ पर प्रैक्टिस अच्छे तरीके से होने वाला है। कौन वर्ड ओष्ठ नहीं है? तो आ वर्ड ओष्ठ नहीं होता है। उ, वा, उ ये ओष्ठ वर्ड होते हैं। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। चा, जा, इंग शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कार्यक्रम शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या है? इसमें कार्यक्रम शुद्ध शब्द लिखा है। महा प्लस उदय का मतलब होता है महोदय। महा प्लस उदय महोदय। और यहाँ पर क्वेश्चन है
सद्भावना का संधि विच्छेद होगा सत प्लस भावना। धरित्री का तद्भव शब्द होगा धरती। धरित्री का शब्द तत्व शब्द होगा आपका धरती। धरती का मतलब पृथ्वी। क्वेश्चन यहाँ पर 67 नंबर का, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? संकर कहलाता है। कौन शब्द तद्भव है? खजूर कैसा शब्द है? तद्भव है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 69, हवा का पर्यायवाची नहीं है तो ध्वज। ध्वज का मतलब होता है झंडा। ध्वज का मतलब क्या होता है? झंडा होता है। ये हवा का पर्यायवाची नहीं है। वायु, समीर, मारुत, बयार, पवन ये सभी हवा के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, स्वाधीन का विलोम है। स्वाधीन का विलोम होता है पराधीन। पराधीन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71, भक्ति का अर्थ नहीं है। भक्ति का अर्थ कविता नहीं होता है। सेवा भी एक प्रकार की भक्ति होती है, पूजा भी भक्ति होती है, श्रद्धा भी भक्ति होती है, परंतु कविता तो एक पोएट्री होती है ना, कहानी नुमा कह सकते हो। 72, संज्ञा का प्रकार नहीं है। देशवाचक कोई भी संज्ञा नहीं होती है, बल्कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाएं आपकी होती हैं। तो इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा देशवाचक। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? अगर आप लोग आंसर सहित इसको प्राप्त करना चाहते हो, इस पीडीएफ में सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। संस्कृत, एसएसटी, पेडागोजी के क्वेश्चन, सीडीपी के क्वेश्चन है ना, इसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप लोग को ये पूरी पीडीएफ दे दूंगा जिसमें आंसर सहित टिक लगे हुए आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। परेशान आप लोग बिल्कुल भी मत होना। चैनल को सब्सक्राइब आप सभी लोग कर लेना। तो किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? कौन, क्या, किसने ये प्रश्नवाचक हैं? 74 नंबर का क्वेश्चन, पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तकीय बनेगा। ठीक है ना, पुस्तकीय बनेगा। क्वेश्चन नंबर 75, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं पद। क्या कहते हैं? पद। बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान पर आएगा धीरे बोलो। धीरे बोलो कोई सुन लेगा। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है, पद क्रम के अनुसार निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 78, शुद्ध वाक्य है। यह ऐतिहासिक घटना है। शुद्ध वाक्य है, डाकू के पैरों में हथकड़ियां हैं। ये गलत है। डाकू के पैरों में, डाकू के पैरों में हथकड़ियां हैं, ये गलत है। ठीक है ना। तो सी वाला सबसे उपयुक्त है। योजक चिन्ह होता है इस प्रकार से, जैसे आपको राम सीता लिखना है तो राम डेश इस प्रकार से सीता लिखना है, या सीता राम लिखना है, तो जब हम लोग इस चिन्ह को लगाते हैं, इसी चिन्ह को योजक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। और योजक का अर्थ आपसे पूछ ले तो योजक या योज का मतलब होता है एक प्रकार से जोड़ या जोड़ना। 80, लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को दोहराना ही होता है गड़े मुर्दे उखाड़ना। व्यर्थ श्रम करना, यानी कि ऐसा काम करो जिसका परिणाम ना निकले, वह होता है व्यर्थ श्रम करना। अंतिम संस्कार करना, अंतिम संस्कार आप जानते हो, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस प्रकार का क्रम करना। कब्रिस्तान में शरारत करना, यानी कि मौत, कब्रिस्तान में मतलब कि अपने मौत के लिए कुछ करना, उसका अर्थ इस प्रकार से निकलेगा। 82, किसी के सामने मेरी आदत नहीं है हाथ फैलाना। नाकों चने, ये गलत, तो हाथ फैलाना यहाँ पर भरेगा इस रिक्त स्थान में। भीगी बिल्ली का होना, यानी कि डर जाना। कौन मुहावरा नहीं है? पीला मुंह करना, ये कोई मुहावरा नहीं है। हरा ही हरा सूझना, सब्ज बाग दिखाना। लाल पीला होना, यानी कि गुस्से से तिलमिला उठना। पीला मुंह करना, ये कोई मुहावरा नहीं है। आगे क्वेश्चन यहां पर है, नाकरा चाहन के लिए लिखा जाएगा। क्या लिखा हुआ है? रुको, यहां पर नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा। नौकरी चाहने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाएगा? तो आवेदन पत्र लिखा जाएगा। विज्ञप्ति में जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम होता है सबसे नीचे दाहिनी ओर होता है। ठीक है ना। 87, सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है, तो विज्ञप्ति जारी करता है। क्वेश्चन यहाँ पर कुछ अब आपको कराऊंगा गद्यांश वाला क्वेश्चन। गद्यांश वाले क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। पर्यावरण का अर्थ बात की गई है, हमारे आसपास का वातावरण पर्यावरण है। पर्यावरण में सभी सजीव निर्जीव रहते हैं।
एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें जीव जंतु पौधे संतुलित विकास करते हैं, परंतु किसी भी कारणवश यदि पर्यावरण का एक घटक अवयव कम या अधिक हो जाए, कोई भी अन्य पदार्थ कम हो जाए या अधिक हो जाए, तो पर्यावरण असंतुलित या दूषित हो जाता है। इसे पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। सिंपल सा स्टेंजा यहाँ पर दिया गया था। तो इस गद्यांश का शीर्षक होगा पर्यावरण प्रदूषण, सबसे उपयुक्त हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण की बात कही गई है। निर्जीव का अर्थ होता है जिनमें जीवन ना हो, जैसे पत्थर, चट्टान, इसमें जीवन नहीं होता है, जिनको जीवन रहित बोलते हैं। पर्यावरण के किसी घटक के कम या अधिक होने से क्या होता है, तो पर्यावरण प्रदूषण होता है। दोस्तों, मैं बात करूंगा वर्ष 2012 के इस पेपर की, जिसमें कंप्लीट हिंदी को सोल्व कराऊंगा, ठीक है ना। आप लोग परेशान मत होना। तो सबसे पहले यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर के आपको यहाँ पर उत्तर देने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बात किसकी की गई है, सभ्यता की बात की गई है, कुछ अमीर लोगों की बात की गई है, कुछ जो लोग हैं जो श्रम करते हैं उनकी यहाँ पर में बात की गई है। अब आते हैं इनके क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, निम्न में तत्सम शब्द नहीं है। सभ्यता तत्सम है, अवलोकन भी तत्सम है, आवश्यकता भी तत्सम है, हासिल ये कोई तत्सम शब्द नहीं है। काम का तद्भव, काम, काम का मतलब कर्म भी होता है, कारज भी होता है, कर्म ऐसा भी होता है, कार्य भी होता है। तो इसका आंसर बोनस यहाँ पर आंसर की में दिया गया है, ठीक है ना। अब बात करूं 33 नंबर के क्वेश्चन की, सुयोग का विलोम, तो कुयोग हो जाएगा। सुयोग, सु प्लस योग हम लोग कह सकते हैं, है ना। कोई अच्छा कार्य बनता हुआ हो उसे सुयोग कहते हैं, अगर गलत काम हो तो उसको कुयोग के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा शब्द में उपसर्ग है, सभ्यता में कोई उपसर्ग नहीं है, ना भटकता में है, ना पूजा में है, उपयोगिता में है। जैसे उपयोग क्या लिखेंगे हम लोग, उपयोग लिखेंगे, उपयोग, इता, ठीक है ना। इता इसमें शब्द है एक आपका उपसर्ग उपयोगिता में, ठीक है ना, आपने समझ लिया होगा। अब बात यहां पर करूं अगले क्वेश्चन की, कौन समास नहीं है, कौन समास नहीं है। विचारधारा, एक निष्ठता, आत्म परितोष, कमाना कोई समास नहीं है, ठीक है ना। आमदनी के संदर्भ में शब्द असंगत है, यानी कि गलत है, उल्टा हो। कमाई भी आमदनी में आ जाएगी, आय भी आमदनी में आ जाएगी, मुनाफा भी आ जाएगा। आना जाना ये थोड़ी ना आमदनी का होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि असंगत है। यहाँ पर गद्यांश पुनः दिया गया, इसको पढ़कर के आपको आंसर बताना है। तो पढ़ लेता हूं एक बार। संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यह होती है कि वह अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है। केवल भारत ही एक देश है जिसमें शिक्षित व्यक्ति वह समझा जाता है जो अपनी मातृभाषा में दक्ष हो या नहीं, किंतु अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो, संसार के अन्य देशों में सुष्कृत व्यक्ति समझा जाता है। यानी कि जो इंग्लिश जानता है उसकी संसार में भी इज्जत होती है, ऐसा कुछ इसमें बताया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उत्तर आपको देने पड़ेंगे। संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं, तो पहली बात सही है। ये क्या लिखा हुआ है, अग्रजा में किसकी दक्षता यहाँ पर अंग्रेजी लिखा हुआ है, अंग्रेजी में किसकी दक्षता असंदिग्ध हो। रेखांकित पद का अर्थ है संदेश, संदेह रहित होता है, मतलब ठीक है ना, असंदिग्ध का अर्थ। अगला क्वेश्चन है, कौन एक वचन है, अपनी मातृभाषा एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 40, कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है। व्यक्ति पुल्लिंग है, उपकरण पुल्लिंग है, लेखक पुल्लिंग है, भाषा पुल्लिंग नहीं है। क्वेश्चन 41 यहां पर कहता है पुस्तक का बहुवचन, पुस्तकें हो जाएगा, पुस्तक का बहुवचन। कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवियत्री। भारत में स्थिति दूसरी का भूतकालिक रूप होगा, भारत में स्थिति दूसरी थी। इसको भूतकाल में कन्वर्ट करना, यानी कि पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, तो थी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। 44, कौन कथन सही नहीं है। रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं जो कि सही नहीं है, गलत है। वाक्य 2 प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया, सही है। कर्ता के विस्तार का उद्देश्य कहते हैं, क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। ये डी वाला यहाँ पर गलत है, तो नहीं वाला आपको बताना ही था, इसलिए उत्तर आपका यहाँ पर डी वाला माना जाएगा। एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किसमें होता है।
मिश्र वाक्य में होता है। कौन मिश्र वाक्य है? मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया। तो मिश्र है कि पहले शब्द आया मैंने सुना है, फिर आया सुरैया ने निकाह कर लिया, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। दो सेंटेंस को जोड़ने का काम आया। वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत बैठ गया। इसमें दो वाक्य आपको नहीं दिखे होंगे, ठीक है ना। आया, बैठ गया, गया की बात की गई है, तो राइट आंसर आपका वही हो जाएगा। मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध है लौटकर, घर से लौटकर, तो क्रिया विशेषण पदबंध है, ठीक है ना। तो लौटकर, घर से लौटकर, है ना, तो क्रिया विशेषण यहां पर आपका हो जाएगा। काला मुंह होना, बदनामी होना, ठीक है ना। काला मुंह होना का मतलब क्या होता है? बदनामी होना। और कुछ अर्थ और समझा देता हूं। चेहरे पर रंग लाना, यानी कि चमक लाना, कुछ अच्छा काम करना। होली खेलना, है ना, मतलब कि कपड़े एक तरीके से भिगोना या रंग में खेलना या खुशी होना कह सकते हो। जिसका मुंह काले रंग का हो वो तो आपका कालिया हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। बदनाम अर्थ होता है काला मुंह किसी का होना। नहीं, हम लोग कहते कि उसका तो काला मुंह हो गया तो बदनाम हो गया, है ना। ओठों निकली कोठों चढ़ी, ओठों निकली कोठों चढ़ी का अर्थ होता है मुंह से निकली बात फैल जाती है, ओंठ से निकलती है और कोठों तक यानी कि बिल्डिंगों तक पहुंच जाती है। मुंह की बात बहुत जगह फैल जाती है। चांदी का जूता सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है चांदी का जूता, वाह, तो रिश्वत होता है चांदी का जूता। भाषा की शिक्षा दी जाती है, अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है। अगला, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? तो भंडार कर के नाम से या भंडार कर विधि के नाम से जाना जाता है। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है सीधी रेखाओं से होता है। द्रुत पाठ है, द्रुत। बोनस यहां पर लिखा है तो बोनस नंबर मिला, यहां पर आपके सभी सही हो जाएंगे द्रुत पाठ के लिए। यह भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। गद्य शिक्षण, अधिगम की संपूर्णता होती है इकाई योजना में। लेखन कला का विकास होता है अभ्यास से। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जाती है, तो उपलब्धि परीक्षण से जांच की जाती है। समग्र और सतत मूल्यांकन है। बीसीडी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है। शिक्षण के दौरान भी संभव है। विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास संभव है। यहां पर क्वेश्चन 60, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, तो शिक्षण विधि को स्थायी रखना ये उपयुक्त नहीं है ना, ये गलत है पहला वाला। अब यहाँ पर दूसरा गद्यांश दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। तो गद्यांश को पढ़कर उत्तर आपको देना है। राजस्थान समाज के आगे मैं इसलिए नतमस्तक हूँ, उसने ओरड़ की व्यवस्था सैकड़ों वर्ष पहले निकाली। ओरड़ यानी एक ऐसा जंगल जो केवल अकाल के समय में खुलेगा। इसका मतलब एक ऐसा कुआं जो केवल आग लगने पर उसे बुझाने में काम आए, मतलब उसको पीने के लिए या नहाने के लिए नहीं लगाना है। ऐसे विशेष जंगल उन्होंने बनाए। इसका यह मतलब नहीं है कि राजस्थान में अकाल नहीं आते, अकाल खूब आए, लेकिन उनसे लड़ने की और उनको सहने की हमारी तैयारी पक्की रखें। लड़ना भी शब्द नहीं रहा, अकाल भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। प्रकृति आज थोड़ा सा ज्यादा पानी बरसा गई, कल थोड़ा कम गिरा देगी, तो उसके स्वभाव को देखना है। उन्होंने एक अंदाज लगाया होगा कि अपने 500 पीढ़ियों के इतिहास में से हर 13-14 साल में वर्षा कम हो जाती है। अकाल पड़ता तो अपने को 12-13 साल तक एक जंगल को बचाकर रखना है। ओरड़ का जो अलग अलग बंद और खुलने का समय है वह भी तय किया गया है, पूजा और मंदिर से भी जोड़ा गया है। वह तो इसलिए है कि उनको बड़े पैमाने पर कोई चीज करनी थी, वह धर्म से जुड़े बिना नहीं हो सकती थी। तो यहाँ पर जंगल की ओरड़ की बात की गई है, आपदा की बात की गई है ना। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो कौन शब्द विदेशी है? अंदाज एक विदेशी शब्द है। निम्न में से शब्द में प्रत्यय नहीं है। पीढ़ियों में प्रत्यय है, जैसे पीढ़ी हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से, तो पीढ़ी में यो शब्द यहाँ पर जोड़ दिया ये वाला, तो क्या हो गया? प्रत्यय यहाँ पर हो गया।
ठीक है ना। लड़ना, जैसे लड़ लिखा है इसमें ना जोड़ दिया, लड़ना, भिड़ना, झगड़ना, प्रत्यय हो गया। सैकड़ों, सैकड़ा, यो जोड़ दिया। विशेष में प्रत्यय, प्रत्यय नहीं है ना, विशेष में प्रत्यय नहीं है। ठीक है ना। बात करूं यहां पर 63 नंबर के क्वेश्चन की, व्यवस्था में संधि है। व्यवस्था, व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? व्यवस्था, ईयड़ संधि है इसमें, व्यवस्था। ठीक है ना। व्यवस्था। नतमस्तक में समास है तो तत्पुरुष समास है और बहुब्री समास है, नतमस्तक। ठीक है ना। संज्ञा नहीं है, लड़ना कोई संज्ञा नहीं है। ओरड़ जंगल संज्ञा है, कुआं संज्ञा है, जंगल संज्ञा है। लड़ना कोई संज्ञा नहीं बल्कि क्रिया के अंतर्गत आता है। तय शब्द है, तय, तय विदेशी शब्द है। आग का तत्सम अग्नि, अनल हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर ये एक प्रकार क्या दिया गया है, कविता दी गई है, इसको पढ़ करके आपको आंसर देना है यहाँ पर मैं। ठीक है ना। मैं नहीं चाहता चिर सुख, चाहता नहीं अविरल दुख, दुख दुख की आंख मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन से ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। जग पीड़ित अति दुख से, जग पीड़ित अति सुख से, मानो जग में वंट जावे। दुख सुख से औ सुख दुख से, अविरत दुख है उत्पीड़ित, है ना। इसको आपको आंसर देना है। शशि की बात की गई है ना, चंद्रमा की बात की गई है। कवि चिर, चिर सुख या चिर दुख क्यों नहीं चाहता? दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख लगे रहते हैं, दोनों को समान महत्व देना चाहिए। दुख में भी प्रसन्नता बनी रहे, सुख में भी बनी रहे, वही एक जीवन कहलाता है ना, पूर्ण बनाता है। कवि मानव के लिए किस स्थिति की कामना करना चाहता है? तो सुख दुख का परस्पर बटा होना चाहिए, दोनों मिलजुल कर रहे हैं ना, सुख और दुख। इस काव्यांश में नाद सौंदर्य की दृष्टि में कौन सा विकल्प उपयुक्त है? तो अंत्यानुप्रास अलंकार। कवि ने मुख और दुख का साम्य किसे बताया है? दिन और रात को बताया है ना। इस काव्यांश में प्रमुख भाव है संतुलन, सुख और दुख का संतुलन बताया है। सुख और दुख से ध्वनि साम्य वाला शब्द है मुख, 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 है ना। दुख मुख सुख एक तारमय शब्द है। सही कथन आपको बताना है, यहाँ पर सही कथन आपको बताना है। कर्ता का स्थान प्रायः वाक्य के प्रारंभ में होता है। जैसे राम खाना खाता है तो राम कर्ता हो जाएगा, है ना। तो पहले स्थान होता, सही है। सरल वाक्य है, राम और सीता जाते हैं, बिल्कुल सरल वाक्य यहाँ पर दे दिया गया है। पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है, तो ये संयुक्त वाक्य यहाँ पर हो जाएगा। घी का लड्डू टेढ़ा भला का होना, उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है ना। जैसे घी का लड्डू टेढ़ा भले ही हो लेकिन स्वादिष्ट अधिक होगा, तो कहने का मतलब उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है। अगला, असरफियों लुटे कोयलों पर मुहर का आशय। असरफियां लुटे कोयलों पर मुहर, तो महंगी चीज की बजाय सस्ती चीज की परवाह करना। असरफी की चिंता मत करो, कोयले की चिंता करो, वही अर्थ यहाँ पर है आपका। कारक का अर्थ आपसे पूछा है, क्रिया को करने वाले को कारक कहते हैं। आज संकट के बादल छाए हैं देश पर। द्वितीय भाषा शिक्षण का तुलनात्मक विधि, व्यतिरेकी विधि। मौन वाचन का प्रकार नहीं है, तो समवेतत वाचन, द्वुत वाचन, अनुकरण वाचन प्रकार नहीं है। किसका संबंध बोलने से कौशल के विकास से नहीं है? प्रतिलिपि। भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? सुनने का, यानी कि श्रवण का विकास करना चाहिए। कौन कथन संगत नहीं है? गलत वाला बताना है, संगत नहीं है। तो पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं, ये गलत है, ये गलत है। भाषा शिक्षण में दृश्य देखने वाली और श्रव्य सुनने वाले साधनों का प्रयोग मुख्य प्रयोजन है विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन,
अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। तो मौन वाचन अधिक उपयोगी है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है। इनमें से सभी दोष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण की उपलब्धि की जांच की जा सकती है। उपलब्धि परीक्षण से जांच की जा सकती है। उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन कथन उपयुक्त नहीं है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मौलिकता का विकास होता है, ये उपयुक्त नहीं है। तो अब यहाँ पर मैं शुरू करने वाला हूं 2015 का पेपर, है ना। लैंग्वेज 2 हिंदी और फर्स्ट दोनों की यहाँ पर मैं बात कर लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से केवल आपको समझते हुए चलना है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन, सस्वर वाचन का अभ्यास करने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? तो सामूहिक वाचन। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? मौन वाचन तीसरी कक्षा से शुरू करना चाहिए। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? ब्रायन की रचना है। रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? टेप रिकॉर्डर दूर कर सकता है। लिंग्वाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? श्रव्य है, सुनने वाला है। किस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है? यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा, तो वैध परीक्षण कहलाएगा। अगला, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समकन्न योजना बनाने का उद्देश्य है। उक्त सभी उद्देश्य यहाँ पर हो जाएंगे। प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना, निर्णय संबंधित असंगति को दूर करना। 38, CE प्रणाली में ए फर्स्ट ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्रदान करने वाले छात्र को दी जाएगी? तो 91 से 100 के बीच वाले को ए ग्रेड यहाँ पर दिया जाएगा। 39, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य छात्रों का पिछड़ापन दूर करना होता है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर का, सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली शुरू कर दी? 2010 और 11 में। यहाँ पर दोस्तों आपका गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर आपको यहाँ पर उत्तर देना है। यहाँ पर किसकी किसकी बात की गई है? जब कुछ एक व्यक्ति लाखों लोगों के भाग्य की डोर अपने हाथ में थामे रहेंगे, तब तक जीवन का यह रूप कृत्रिम, अस्वाभाविक और असभ्य बना रहेगा। अतः हमें उन सबको पाशविक चक्कर से मुक्त कराने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए सामाजिक भेदभाव, आर्थिक विषमता, राजनीतिक तानाशाही को मिटा दिया जाना चाहिए। जहाँ तक हमारे देश का संबंध है, गांधी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया। उनका सारा संघर्ष अहिंसा की भावना पर आधारित रहा। उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ सर्वोदय, अर्थात सबका उदय, सबका कल्याण। उन्होंने अपना सारा जीवन सर्वोदय के लिए समर्पित किया। गांधी जी ने वे अत्यंत विनीत थे। उन्होंने किसी प्रकार की सदाचार या निभ्रांतता का दावा नहीं किया। उन्होंने धैर्यपूर्वक दूसरे के विचारों को सुना और ऐसे लोगों के साथ कभी भी अपना माथा गर्म नहीं किया। इसी प्रकार धैर्य आज के संसार में विजयी हो सकता है। इसलिए गांधी जी का जीवन लोगों का आदर्श बन गया है। मानवता के लिए यह आशा, उनके भविष्य के लिए भी एक प्रेरणा है। तो गांधी जी की यहाँ पर में बात की गई है। तो आइए क्वेश्चन को फटाक से यहाँ पर सोल्व करेंगे। इनमें से सार्वनामिक विशेषण उन किसमें अधिक है? एक पाशविक चक्र से मुक्त कराने में है, अभी आपको बताया। इनमें से प्रत्य से निर्मित शब्द कौन सा है? प्रत्य, कोशिश, कोशिश प्रत्य से निर्मित शब्द है, ठीक है ना। और धैर्य, ये प्रत्य से निर्मित शब्द हैं आपके। 43, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? सामाजिक कोई संधि का उदाहरण नहीं है। संसार भी हो जाएगा, सत प्लस आचार हो जाएगा, अति प्लस अंत अत्यंत हो जाएगा, ठीक है ना। 44, अस्वाभाविक शब्द में क्या है? समास और उपसर्ग है, उपसर्ग और प्रत्यय है, ये सब कुछ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर कहता है, उनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? अहिंसा की भावना में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर दूसरा गद्यांश दिया गया, पढ़कर के आपको उत्तर देना है। वह बालक अपने जीवन में संघर्ष करता रहा। लोग उससे कहते हैं कि यदि तुमने बचपन में पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। वह बचपन में ही पढ़ने भी गया, लेकिन देवनागरी लिपि को वह नहीं समझ सका। किसको नहीं समझ सका? देवनागरी को। वह अक्सर आम के पेड़ पर चढ़कर कच्चे पके आम तोड़ता और दिन गुजारता था। कभी वह दीवार पर चढ़कर बैठ जाता, प्यास लगने पर पानी पीता, फिर दोस्तों के बीच चला जाता। वह भी पुस्तक ठीक से नहीं पढ़ पाया, पुस्तक भी नहीं ठीक से पढ़ पाया। खाने से उसे उड़द की दाल पसंद थी। खाने में क्या पसंद था? उड़द की दाल थी।
उसकी ये आदतें ही उसकी गरीबी और बेकारी का कारण बन गई, लेकिन उसने अब भी उम्मीद और आशा नहीं छोड़ी। तो पढ़ने में कमजोर है, देवनागरी लिपि नहीं उसको समझ में आती है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? संघर्ष स्त्रीलिंग नहीं है। लिपि, समझ, पढ़ाई स्त्रीलिंग है, लेकिन संघर्ष स्त्रीलिंग नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन का रूप बदलता है? तो बालक। तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। तो ये कैसा वाक्य है? हेतु हेतु मदभूत वाक्य है। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला। तो पानी का लिंग नहीं बदला। इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। बचपन एक पुल्लिंग शब्द है। आशा, बेकारी, उम्मीद ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। आपका जीवन मंगलमय हो, वाक्य में क्या है? तो मंगलमय जीवन हो तो इच्छावाचक, यानी कि इच्छा प्रकट की जा रही है कि मंगलमय जीवन हो आपका। मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। तो मेरा बड़ा भाई इस वाक्य का उद्देश्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है? मिश्र। पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा बगुला भगत। बगुला भगत। जमात में करामात। जमात में करामात का अर्थ क्या होता है? एकता में शक्ति होती है दोस्तों। भाषा में बिंब के प्रकार हैं बोनस 2, 7, 1, 4। अगर किसी ने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो आप लोग कमेंट कर देना। कमेंट आप लोग क्या करोगे? कमेंट आप लोग कुछ मत करना। क्या करना? आप लोग जय हिंद लिख देना। क्या लिख देना? जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों क्या लिखना? जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम सुनना। बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ना, फिर उसको लिखना। ठीक है, आगे भाषा शिक्षण का सिद्धांत उक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर तीनों के तीनों आपके हो जाएंगे। भाषा दक्षता कौशल विकास किया जाता है। तो सभी हो जाएंगे। शुद्ध उच्चारण के माध्यम, लिपि वर्तनी का ज्ञान कराकर, शब्द रचना ज्ञान कराकर। रचना शिक्षण के मुख्य दो रूप होते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ 2015 हिंदी, जो कि आपकी सेकेंड वाली भाषा। हिंदी तो वही रहेगी, सिलेबस भी आपका वही रहेगा, क्वेश्चन भी वही आएंगे। तो आप लोग सारे के सारे यहाँ पर कंप्लीट करते चलो मेरे साथ। सेठ से नौकर को पैसे दिए, वाक्य में द्विकर्म है। क्या है? द्विकर्मक। सेठ से, पहले सेठ की बात करी, सेठ ने नौकर को दिया, तो क्या हुआ? तो इसमें क्या हुआ? तो द्विकर्मक हो गई ना। घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ विभिन्न नदियों का जल पीना, एक नदी के विभिन्न घाटों का पानी पीना, एक स्थान पर ना रहना, देश विदेश व्यापक का अनुभव होना। तो इसका मतलब होता है, आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मैंने घाट घाट का पानी पिया है। तो उनका कहने का मतलब है कि वो सारी जगह पर जा चुके हैं, या सभी नदियों का पानी पिया है, या सभी घाटों पे गए हुए हैं। तो बोनस कह सकते हो, सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। तो यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। शेर की तरह दौड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए? तो सर्वनाम। अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी। तो इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा साफ साफ में। निगमन विधि है अमनोवैज्ञानिक। पाठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं? पाठ पढ़ने के बाद। पाठ प्लस उपरांत को बोलते हैं पाठोपरांत। ठीक है ना। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है। पहले सुनता है, फिर निरीक्षण करता है, फिर उसका अनुकरण करता है। 69 वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। आगमन विधि उपयुक्त विधि हो जाएगी। वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, उपयुक्त सभी। मौन वाचन से लाभ क्या है? ज्ञान की वृद्धि, मौन वाचन से, है ना। और अवकाश के समय सदुपयोग। बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीखता है? बोलचाल की भाषा सीखता है। समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है एपिडाइस्कोप के माध्यम से। दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? व्याख्यान के लिए आवश्यक नहीं है।
ठीक है ना। योजना के लिए आवश्यक है, समस्या समाधान विधि के लिए भी आवश्यक हो जाएगी। निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। बुलेटिन बोर्ड। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उद्देश्य निर्धारण। शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं 3। मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? तो पूर्ति परीक्षा के लिए, बहुविकल्प परीक्षा के लिए, सत्यासत्य परीक्षा के लिए, तो तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर 79। निदान की परीक्षण विधि के दो प्रकार हैं। दो प्रकार। यहाँ पर ये आपका दिया गया है गद्यांश, इसको पढ़कर के आपको उत्तर देने का यहाँ पर प्रयत्न करना है। तो गत 20 वर्षों में भारत के प्रत्येक नगर में कारखानों की जितनी तेजी से वृद्धि हुई है, उससे वायुमंडल पर बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इन कारखानों की चिमनियों से 24 घंटे निकलने वाले धुएं से वातावरण में विषाक्त बन जाता है। सड़कों पर चलने वाले वाहनों की संख्या तेजी होने से वायु प्रदूषण होने लगा है। आज असंख्य प्रकार की सांस और फेफड़ों की बीमारियां हो गई हैं। बढ़ती जनसंख्या, लोगों का शहरों की ओर पलायन भी अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। शहरों की बढ़ती जनसंख्या के लिए सुविधाएं जुटाने के लिए वृक्षों और वनों को भी निरंतर काटा जाता रहा है। तो अब आपको उत्तर यहाँ पर देना है। उपयुक्त गद्यांश में तद्भव शब्द है धुआं तद्भव है। अगर धुएं का तत्सम पूछ ले तो धूम्र आपको बताना क्या? धूम्र आपको यहाँ पर बताना है धुएं का। इकारांत शब्द से निर्मित बहुवचन बीमारियां। क्रिया विशेषण है निरंतर काटा जा रहा। क्रिया विशेषण निम्नलिखित निरंतर विशेषण हो जाएगा, काटा जा रहा क्रिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से सार्वनामिक विशेषण है इन कारखानों। सार्वनामिक यानी कि सबका नाम ले लिया। इनका मतलब कि जितने भी कारखाने सार्वनामिक में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण वर्तमान प्रयोग है? अपूर्ण वर्तमान प्रयोग है तो भैया वनों को निरंतर काटा जा रहा है, ये अपूर्ण है कि पता नहीं कब तक काटे जाएंगे। काटा जा रहा है मतलब कि वर्तमान में भी जारी, अपूर्ण है, अभी पूरी स्थिति यहाँ पर नहीं हुई है। यहाँ पर ये कविता दी गई है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई कह सके कहे क्यों चूके। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे। तो भरत और राम की बात यहाँ पर की गई है। इसको पुत्र है ना, माता कुमाता कैकेयी की बात की गई है ना, कुपुत्र वगैरह सबकी बात की गई। तो इसको पढ़ के आपको उत्तर देना है। तो कैकेयी की किस मानसिक दशा का यहाँ पर वर्णन है? तो पश्चाताप और ग्लानि का वर्णन यहाँ पर किया गया है। उपर्युक्त काव्यांश का मूल भाव है बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा कथन का भाव है भरत के मन को ना समझ पाए। इस काव्यांश के मूल विचार क्या हो जाएंगे? हे पुत्र ही रहे माता कुमाता, ये सारे के सारे हो जाएंगे। हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य है सरल और सहज भाव बेगमयी भाषा के कारण। यहाँ पर सोल्व करूंगा 2017 के पेपर को, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। मैं केवल इसलिए यहाँ आया था वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? अव्यय संबंधित अशुद्धि है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। अगला, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक है। आशय की लोकोक्ति कौन सी हो जाएगी? एक अनार 100 बीमार। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक है। मान लो कि अनार एक है, उसके पीछे 100 आदमी पागल हुए हैं, तो एक प्रकार से वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग उसकी अधिक है। एक अनार 100 बीमार। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना, घास काटना, ठीक है ना। अगला, विद्वान सब जगह पूजा जाता है वाक्य में प्रयुक्त हुआ है सर्वनाम। तो विद्वान आपका किसी का नाम नहीं लिया गया तो सर्वनाम में भी आ जाएगा। विद्वान विशेषण भी होता है, संज्ञा भी आ जाएगा, क्रिया विशेषण भी, ठीक है ना। तो बोनस यहाँ पर कह सकते हो आप लोग। उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है, अनुवाद नहीं है। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि को नहीं दी जाती है? भाषा ससंग विधि को नहीं दी जाती है। बीएस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? मूल्यांकन उपागम दिया है। विश्लेषणात्मक
विधि में प्रयोग होता है, शब्द से वर्ण प्रयुक्त होता है। 31 मानक रूप है। 31, 31, 31, 31, 31, 31 इसको बोलते हैं। हम तो इसको 31 बोलेंगे। 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, ये दोनों यहाँ पर एक से ही लिखे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर बोनस कर दिया गया है, आप लोग परेशान मत हो, क्योंकि 31 को लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग भी बोलते हैं, है ना। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर हो जाना चाहिए। भाषिक सामग्री है शब्दावली, बुलेटिन बोर्ड है दृश्य सामग्री, अधिक विश्वसनीय परीक्षण है प्रमापीकृत परीक्षण। सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है। प्रश्नों की व्यापकता नहीं है। एक बालक जरूरत से ज्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित और आत्मविश्वास खो बैठा। एक शिक्षक के नाते उसका उपचार आप कैसे करोगे? तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के जरिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार मिलान प्रश्न होता है। मौन पठन का लाभ, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मौन वाचन या मौन पठन से, तो स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता आत्मनिष्ठा होती है। रचना शिक्षण का उद्देश्य साहित्यिक सृजन की प्रेरणा, सुसमता बनाना, क्रमबद्धता बनाना, व्याकरण सम्मत करना। बोनस, ठीक है ना। यहाँ पर इस गद्यांश को पढ़कर के आपको उत्तर देना है। स्वावलंबन सफलता की कुंजी है। स्वावलंबी व्यक्ति जीवन में यश और धन दोनों अर्जित करता है। दूसरे के सहारे जीने वाला व्यक्ति तिरस्कार का पात्र बनता है। निरंतर निराधार और तिरस्कार पाता है, वह अपने आप में हीन भावना से ग्रस्त होने लगता है। जीवन का वह तत्व व्यक्ति के जीवन पर ही नहीं वरन जातीय व राष्ट्र पर भी लागू होता है। यही कारण है कि स्वाधीनता संघर्ष के दौरान गांधी जी ने देशवासियों में जातीय गौरव का भाव जगाने हेतु स्वावलंबन का संदेश दिया। चरखा आंदोलन, दांडी कूच, इस दिशा में गांधी जी के बड़े प्रभावी कदम सिद्ध हुए। स्वावलंबन के मार्ग पर चलकर ही शक्ति, जाति, समाज अथवा राष्ट्र उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। तो तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है ना। तिरस, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, तिरस, तिरस, इस विसर्ग बिंदी करके फिर उसमें कार जोड़ते हैं। हीन भावना में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। उत्कर्ष का विलोम क्या है? अपकर्ष। स्वावलंबी के लिए उपयुक्त वाक्यांश है जो हर प्रकार आत्मनिर्भर हो, वही स्वावलंबी होता है। इनमें से विदेशी शब्द आपको बताना है तो दौरान विदेशी शब्द हो जाएगा। इस गद्यांश को पढ़कर के आपको उत्तर यहाँ पर खोजने हैं। आज के विज्ञान युग में प्रदूषण की समस्या एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। उद्योगों के विस्तार के साथ साथ प्रदूषण भी और अधिक बढ़ा है। धरती का वायुमंडल इतना विषैला हो गया कि किसी भीड़ के भरे चौराहे पर सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगती है। प्रकृति में जब तक संतुलन बना हुआ है तब तक जल और वायु दोनों ही शुद्ध थे। उपयोगितावाद के हाथों में प्राकृतिक साधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ। परिणाम स्वरूप वातावरण में निरंतर पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा। आज स्थिति यह हो गई है कि न केवल बल्कि हवा, जल स्रोत भी दूषित हो गए हैं। इतना ही नहीं, अब तो ध्वनि प्रदूषण के भी दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। यदि अब भी हम नहीं संभले तो विनाशकारी परिणाम शीघ्र ही सामने आएंगे। तो यहाँ पर प्रदूषण की बात कही गई है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों से असंगत है? गलत है, पुल्लिंग स्थिति नहीं है। विनाश, वातावरण, परिणाम ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, स्थिति नहीं आती है। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला। जल का नहीं बदलता है ना। आप जल को जलो नहीं कह सकते हो। जल, जलाए, जल केवल जल ही रहेगा, चाहे एक वचन हो चाहे कुछ भी वचन हो, ना ही उसका लिंग बदलेगा। ठीक है ना। उपयोगितावाद शब्द का अर्थ, उपयोगितावादी शब्द का अर्थ अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म। यदि हम अभी नहीं संभले तो विनाशकारी परिणाम सामने शीघ्र ही दिखाई देंगे। कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? आएंगे। गे का मतलब संभाव यानी कि भविष्य। गागी के किस में आते? भविष्य में। ठीक है ना, पता होगा आप सभी को। सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है। एकाधिक स्थान पर चार रास्ते मिलते हो तो उसको चौराहे बोलते हैं। जैसे आप चौराहे पे जाते हो, बाजार में जाते हो, है ना, तो उसको चौराहा बोलते हैं। जैसे चार रास्ताएं जहाँ पर मिलती हूँ, ये है आपका मार्केट। यहाँ पर ये रोड एक निकली है, एक ये निकली है,
तो इसको बोलते हैं चौराहा। अब यहाँ पर बात करूंगा हिंदी, जो कि यहाँ पर सेकेंड भाषा। आप लोग देख सकते हो हिंदी के वही क्वेश्चन रहेंगे, आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कर लेने हैं। तो फटाक से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, जल्दी से इस वीडियो को यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपको सोल्व करा देता हूँ। किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है? स्कूल क्या है? एक बाग है। अध्यापक एक माली है। बच्चे पौधे के समान है। तो फावेल का ऐसा कहना है। लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज के चुपचाप पढ़ना कहलाता है। मौन वाचन से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, रीट एग्जाम में। पठन शिक्षण दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार हैं, 2 प्रकार होते हैं। आगे, कविता शिक्षण किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसी ही या उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है? तो तुलना प्रणाली उसको बोलते हैं। जब तुलना की बात करें तो तुलना प्रणाली उसको कहेंगे। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? हेनरी कोल्डवेल को जाता है। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? पाठ्य पुस्तक प्रणाली को सुग्गा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। किस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है? यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? तो परोक्ष विधि के संदर्भ में कहा गया है। जिस प्रकार चित्रकार के लिए तूलिका और फलक वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट तथा खड़िया के टुकड़े का महत्व है। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत संगिनी हैं। तो ये कथन किसने कहा है? पंडित सीताराम चतुर्वेदी का यह कथन है। ठीक है ना। टुकड़े और श्यामपट्ट की बात, खड़िया की बात कही गई। कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? खंडान्वय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप हैं? भाषा की दृष्टि से रचना के 2 रूप हैं। इस क्वेश्चन ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी जितने मैंने इस वीडियो में आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके अनुसार चौथा या पांचवा होगा, चौथा या पांचवा क्वेश्चन होगा। तो भाषा की दृष्टि से रचना के रूप कितने हैं? 2 हैं, याद रखना आप लोग। अगला, भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है और अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते हैं। उपयुक्त परिभाषा किसके अनुसार है? सोनेल के अनुसार है। वीडियो में अभी तक आपने दोस्तों कमेंट नहीं किया है। इतनी मेहनत 1 घंटे से कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। बिना पानी पिए हुए गला भी मेरा सूख चुका है। तो आप लोग कमेंट में क्या लिखोगे? अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है, कमेंट में आप लोग क्या लिखोगे? कमेंट में आप लोग लिख देना, क्या लिख देना, ठीक है ना। कमेंट में आप लोग कुछ भी लिख सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार। लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पहले शुरू होना चाहिए, क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेखन शिक्षण के संदर्भ में मत किसने दिया है? मांटेसरी ने दिया है, श्रीमती मांटेसरी ने दिया है। किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूनों को कहते हैं प्रतिमूर्ति। निम्नलिखित में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अभिनय में निपुणता प्रदान करना ये उपन्यास का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। भाषा संसर्ग विधि नहीं है। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, पढ़ करके आपको उत्तर यहाँ पर खोजने हैं। मानव के पास समस्त जगत को देखने परखने के 2 नजरिए हैं, एक आशावादी है, दूसरा निराशावादी है ना। जगत शब्द में लिंग है, जगत पुल्लिंग है। कैसा है? जगत पुल्लिंग है। विकृति में उपसर्ग है, बी उपसर्ग है, वी है ना, बी उपसर्ग है। आगे, एक प्रत्यय है। देखो एक बात समझ लेना आप लोग अगर कंफ्यूज होते हो। उपसर्ग 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 आपके आगे जुड़ते हैं, शब्द के आगे जुड़ते हैं, और प्रत्यय जो होते हैं ना, प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं, प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो विकृति आपका विकृति है तो आगे जुड़ेगा उपयोग उपसर्ग, ठीक है ना। एक पीछे जुड़ेगा तो आत्मिक हो जाएगा, ठीक है ना, आत्मिक, क्योंकि एक आपके सामने निकल रहा आत्मिक। बे सर्वनाम है, बे अनन्य पुरुषवाचक। निम्न में क्रिया शब्द है कर्ता। कर्ता 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 का मतलब कि वह काम करता है, कर रही है, करता था, ये क्या है? ये क्रिया हो जाएगी। इसको पढ़ करके आपको उत्तर यहाँ पर में देना है। युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, युद्धों की एक कहानी। शांति कहाँ है शांति? यहाँ तो नित्य रिपुओं से लड़ना है
रिपु का मतलब क्या होता है? दुश्मन होता है। नित्य उलझना समरांगण में, सीना ताने अड़ना, भोले भाले सीधे साधे यहाँ पर जीने पाते, जो लड़ते आगे बढ़ते वे ही जीवन गाना गाते। नहीं मिली यह शांत बैठने को हमको अनमोल जवानी, युद्ध निरंतर युद्ध विश्व युद्धों की एक कहानी। पद्यांश की भाषा ओज गुड़ है, मतलब कि ओजस्वी भाषा है, युद्ध की बात कही गई है ना। कवि के अनुसार युद्ध रतत दुनिया में नहीं पाते हैं भोले वाले सीधे साधे लोग, शांति कहाँ है में कवि का भाव है विस्मय का। पद्यांश में सामयिक चिन्ह का उक्त 7वां या 10वां। कवि विश्व के युद्धों की एक कहानी मानता है क्योंकि इसमें युद्ध सतत रूप से चल रहे हैं। सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है, विशेषण शब्द है। सारस की तरह लंबी गर्दन विशेषण है ना, जो लंबी है वो क्या है? विशेषण, उसकी विशेषता बता रहा है, किसकी? सारस की। इस हाथ से देना उस हाथ से लेना, तुरंत फल पाना। मैं कलम से किताब लिखता हूं तो करड़ में क्या है? में है, पर है, री है, तो ये करड़ है। अपादान का मतलब होता है अलग, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। राम घर तक गया में क्या है? राम घर तक गया में अब संबंध बोचक है। बर्फ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में, सरल ले ली वाक्य है, सरल वाक्य।